बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने ये बताने की कोशिश की थी कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो है वो किस नौइयत का होता है, और ये कि हमारी जो वो थी इंटरप्शन हो रही थी, इस वजह से हमने इसे कंप्लीट नहीं किया था। तो आप में से कोई ये बता सकता है कि हमने कहाँ तक जो है डिस्कस कर लिया था? सर मुझे जो याद है वो ये है कि आपने ये कहा था कि जितने भी व्यूज ऑफ जस्टिस होते हैं उनके यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ होती है। उस पे आपने फिर हमें प्लाटो का जो ट्राइपैक्टियड थ्योरी ऑफ सोल है वो बताना शुरू की थी। वो मुझे जो याद पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही है, ये हमने डिस्कस किया था। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस का इन्हिसार इस बात से है कि आप अगर उस कॉस्मोलॉजी, उस ऑन्टोलॉजी और उस टेलियोलॉजी को मानते हैं, तभी आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है लेजिटिमेट दिखाई देगा। फर्ज करें कि आप जो है जो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जिस किस्म का फ्रेमवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपके सामने इंस्टीट्यूशनली प्रेजेंट करता है, आप उस तस्वुर इंसान से पे यकीन रखते ही नहीं। अगर आप उस तस्वुर इंसान पे यकीन नहीं रखते, उस तस्वुर कायनात पे यकीन नहीं रखते, उस तस्वुर तरतीब हक़ाइक़ पे, हकीकतों की तरतीब से आप जो है वो बिलीव नहीं करते या एग्री नहीं करते, उस मकसद से आप अग्री नहीं करते जिसकी बुनियाद पर जो है मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस खड़ा है, तो आप आपको वो सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो जालिमाना और जाबिराना लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी थियरी ऑफ रियलिटी होती है। और वो थियरी ऑफ रियलिटी ही अगर आप कंटेस्ट कर दें या आप एक्सेप्ट ना करें, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जो जस्टिफिकेशन दी जा रही होती है वो आपको या आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। और जाहिर है कि जिस ज़माने का ये कंसेप्शन ऑफ जस्टिस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, उस ज़माने में कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस जो होता था वो मेटाफिजिक्स से ही डिराइव्ड होता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटो का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस आपको मेटाफिजिकल दिखाई दे रहा है। हम एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटो को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटो एक बड़ा एक्नॉलेज्ड जो है वो फलसफी है, और उसकी जो पॉलिटिकल थियरी है वो यानी कि किताब का नाम ही रिपब्लिक है। और जो है इसी तरीके से प्लेटो को सेलेक्ट करने की दूसरी वजह मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि जो हमने जो सेशन शुरू हुआ था उस वक्त भी आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस बगैर सिस्टम ऑफ एजुकेशन के फंक्शनल नहीं होता। और उसको एक्सप्लिसिट करने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए किसी भी सिस्टम ऑफ जस्टिस को एक कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। और वो एजुकेशनल स्ट्रक्चर कितना प्योर है, कितना सिस्टमैटिक है, कितना जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है उन असम्पशंस के साथ जो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस या कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस दे रहा हो, वो सिस्टम ऑफ जस्टिस की सस्टेनेंस के लिए डिफाइनिंग जो है इंस्टीट्यूशन का रोल अदा करता है। आज जो पूरी दुनिया मगरिबी हुई है और जिस सिस्टम ऑफ जस्टिस को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, सब लोगों ने, मुसलमान हो या ईसाई हो या हिंदू हो या कोई भी मज़हब रखने वाले लोग हों, वो जिस सिस्टम ऑफ जस्टिस पे बिलीव इन है, उसकी स्ट्रेंथ उसकी एलिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है।
बल्कि उसका वो सपोर्टिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर है जो कि आप समझते हैं कि वो बियॉन्ड है उस सिस्टम ऑफ जस्टिस की इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन के, जो कि बिल्कुल गलत ख्याल है। और प्लेटो हम इसलिए ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको दोनों चीज़ों का आपस में जो ताल्लुक है वो बयान कर सकें। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टम ऑफ जस्टिस के लिए सिस्टम ऑफ एजुकेशन जरूरी होता है, चाहे वो मेटाफिजिकल हो चाहे वो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। जो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है उसकी खूबी या उसकी खामी ये है कि वो उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन को क्लियरली पेश करता है कि आप ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये टेलियोलॉजिकल है या पर्पसफुल है और इस तस्वुर हकीकत का प्रचार करने के लिए ही है। सेक्युलर जो मॉडल है या क्या कहते हैं जो मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो इसको एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग इस धोखे में हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो न्यूट्रल है। ये सही बात नहीं है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन कॉरस्पॉन्ड करता है किसी भी डोमिनेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए ही रेजिमेंटेशन करता है, इंसान तैयार करता है, जहन साजी करता है और फिर वो लोग जाकर सिस्टम में इंटीग्रेट होते हैं और उसको फंक्शनल बनाते हैं। तो अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ इसी बात के ऊपर, इसी सवाल के ऊपर कि प्लेटो का जो तस्वुर इंसान है वो क्या है। तो पहले मैं उसका जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है उसको समझने से पहले उसका तस्वुर इंसान हम बताने की कोशिश करते हैं। प्लेटो का ख्याल ये है कि इंसान जो है वो अपनी ज़ात का इजहार तीन सतहों के ऊपर करता है, यानी कि हर इंसान तीन सतहों पर अपनी ज़ात का इजहार कर सकता है। जो पहला लेवल है उसकी ज़ात के इजहार का वो इंस्टिंक्ट्स है, इंस्टिंक्ट्स जो सबसे निचली सतह का लेवल है। उससे ऊपर का जो लेवल है वो उसकी इमोशनल साइड है, उसकी जो जज्बाती ज़ात का इजहार है। और तीसरा इजहार जो है वो उसके ताक़ुल में है, उसकी रैशनैलिटी का, उसकी रैशनल एक्सप्रेशन का मैनिफेस्टेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो के सिस्टम के अंदर जो भी निज़ाम अदल वजूद में आएगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन तीन सतहों पर इजहार होने वाले इंसानी इंसानी ज़ात के इजहार के ये तीन जो मदारिज हैं इन तीनों इजहारों को अपने अंदर समो सके और इस तरह समोए कि उसके नतीजे में हासिल होने वाले नताइज जो हों वो इंसानियत की रहनुमाई इस तरह करें कि इन तीनों इजहारों के दरमियान एक जो है कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस और कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए। अगर ये कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि सिस्टम ऑफ जस्टिस प्रॉपरली जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। अगर फर्ज किया कि ये जो इंसानी ज़ात के तीन डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं ये आपस में अगर कॉन्ट्रडिक्ट करने लगे और सिस्टम ऑफ जस्टिस इसमें डिफ्रेंशिएट ना कर सके कि कौन सा इजहार इंसान हुकूमत के लायक है और कौन सा इजहार इंसानी ज़ात जो है वो हुकूमत के लिए माविन व मददगार है या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो फिर जो है वो सिस्टम ऑफ जस्टिस फंक्शनल नहीं रहेगा। लिहाजा पहले तो इनको ब्रीफली मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैंने जो बातें की हैं वो डेंस बातें हैं लेकिन वो रिकॉर्ड हो गई हैं, वो आप बार बार सुन सकते हो। और एक भी मैंने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की है, तो ये एक बिल्कुल आम आदमी भी इस बात को समझ सकता है। प्लेटो ये कहता है कि एक जो पहला इजहार है इंसानी ज़ात का
या फर्द का या इंडिविजुअल का, वो ये है कि वो चाहता है कि उसकी जो जिबिल्लतें हैं वो सेटिस्फाई हो, यानी कि उसको हंगर हो, उसको उसकी भूख मिटे, उसकी प्यास मिटे, उसको उसकी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सेटिस्फाई हो, उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मौजूद हो। बुनियादी तौर पर जो इंस्टिंक्चुअल लेवल है, प्लेटो ये समझता है कि इंस्टिंक्चुअल लेवल पर इंसान में और जानवर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, यानी कि जिबिलती सतह के ऊपर, जिस्मानी सतह के ऊपर या इंस्टिंक्चुअल लेवल पर there is no fundamental difference between animals and human beings as far as their animal instincts are concerned. और जिस तरह जानवर अपना पेट भरना चाहता है और बार बार उसको भूख लगती है, इसी तरह इंसान को भी बार बार भूख लगती है। जिस तरह जानवरों के दरमियान जो है वो पानी के ऊपर झगड़ा होता है और पानी के रेजर्वॉयर जो काबू कर लेता है, वो जो है जंगल में अपना रूल जो है वो इस्टेब्लिश कर लेता है, बिल्कुल उसी तरीके से पानी के रेजर्वॉयर्स के लिए इंसानों में भी जंगें होती रहती हैं और लड़ते रहते हैं। इसी तरीके से जिस तरह इंसान जो है वो, जिस तरह जानवर जो है अपनी इंस्टिंक्चुअल सर्वाइव यानी कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी ही स्पीशी को मारने पे तुल जाता है या मार डालता है, बिल्कुल उसी तरह इंसान भी अपनी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रकाबत और हसद और के जज्बों से मगलूब होकर जानवरों की सतह पर या कभी कभार जानवरों की सतह से नीचे गिर सकते हैं। तो प्लेटो के ख्याल में इंस्टिंक्ट्स जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की जो एनिमल साइड है वही उसका होस्ट है, यानी कि बॉडी जो है वो होस्ट है उसकी स्पिरिट का। लिहाजा इंसान जो है वो ये नहीं प्लेटो ये नहीं कहता कि इंसान को जो है अपनी इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई नहीं करना, लेकिन ये कि इंस्टिंक्ट्स को इंस्टिंक्चुअली सेटिस्फाई ना करना, ये प्री रेक्विजिट है एक ह्यूमन सोसाइटी का और ह्यूमन सिविलाइजेशन का। तो प्लेटो के ख्याल में इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो एक ह्यूमन बीइंग का लेजिटिमेट एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका इजहार जो है वो इंसान में और जानवर में फर्क पैदा करता है। एज फार एज देयर एग्जिस्टेंस इज कंसर्न, एज फार एज देयर ऑन्टोलॉजिकल प्रिसीशन इज कंसर्न, वो इंसानों और जानवरों में यकसा तौर पर मौजूद है। कम अज कम तमाम जानवरों में नहीं तो कम अज कम मैमल्स के अंदर ये सलाहियत इंसानों जैसी ही है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स की जो सलाहियत है। ठीक है जी, तो ये पहला लेवल है। दूसरा, लेकिन पहले लेवल को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए प्लेटो जो है वो दूसरे लेवल की तरफ जाता है, और वो दूसरा लेवल जो है वो इमोशनल लेवल है। इमोशनल लेवल जो है वो ये कि जिस तरीके से इंसानों को भूख लगती है और प्यास लगती है और सेंक्सुअल इंस्टिंक्ट उनकी डिराइव होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इंसान की जज्बाती ज़िंदगी भी होती है। जिस तरह उसकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उसी तरह उसकी कुछ इमोशनल नीड्स भी हैं। वो मोहब्बत भी करना चाहता है, वो अ, अ, वो मोहब्बत हासिल भी करना चाहता है, वो जो है खुश भी होता है, वो दुखी भी होता है, वो हसद भी करता है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस जितने भी हैं, वो इंसान की जो नीड्स हैं उनकी मैनिफेस्टेशन का या उनकी उसकी इमोशनल लाइफ के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और प्लेटो का ये भी ख्याल है कि जिस तरह से आपको अपनी भूख को मिटाने के लिए एक्टिविटी करनी होती है, जिस तरह से अपनी भूख और प्यास और सेक्सुअलिटी के लिए आपको एफर्ट करनी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपनी इमोशनल नीड्स को भी सेटिस्फाई करना होता है। और हर इंसान ये इस कोशिश में मुब्तला होता है, हर इंसान ये काम कर रहा होता है। लेकिन इंसान जो है वो चूंकि इमोशनल भी है, और इमोशंस जो होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव नहीं होते। वो जैसे वो मोहब्बत कर सकता है तो वो नफरत भी कर सकता है, वो कुर्बानी देता है तो वो जो है बदला भी लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इमोशनल लेवल के ऊपर
इंसानों को छोड़ देना, जबकि वो इंस्टिंक्चुअली ग्राउंडेड भी हों, तो ये बहुत डेंजरस है इंसानों के लिए। लिहाजा इसी वजह से प्लेटो का ये ख्याल है कि इंसान के अंदर एक रैशनल एलिमेंट भी मौजूद है, और जो रैशनल एलिमेंट है वो उसका जो पहला काम है, फंडामेंटल काम है, जो इब्तिदाई काम है, जो बुनियादी काम है, वो ये है कि हाउ टू कंट्रोल योर इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस एंड मेक यू अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो रैशनल सेल्फ है, जो रैशनल पार्ट ऑफ द सेल्फ है या रैशनल एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ है, वो बुनियादी तौर पर डिफाइनिंग रोल प्ले करता है कि इंसान किस तरह का है। यानी कि इंसान की इंस्टिंक्ट्स का होना एक फैक्ट है, एक एक उसकी इजनेस है। लेकिन इंसान को अपनी इंस्टिंक्ट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये काम ना इमोशंस बता सकते हैं, ना इंस्टिंक्ट्स बताती हैं। अगर फर्ज किया कि इंसान इंस्टिंक्ट्स के लेवल पे चलेगा इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। इंसान जो है वो इंसान को खा भी सकता है। इंसान बाज एनिमल से ज़्यादा डेंजरस होता है, जैसे जो कैट फैमिली है या डॉग फैमिली है, इससे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इंसान ओमनीवोरस है। वो गोश्त भी खा सकता है, वो सब्जियां भी खा सकता है, तो उसकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इंस्टिंक्चुअल लेवल के ऊपर इंसान को छोड़ देना या इंसानी माशरे को छोड़ देने का मतलब ये है कि आप जानवरों को एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए छोड़ रहे हैं, जबकि वो बहुत सारे काम जो है वो भूख प्यास में नहीं बल्कि हसद और रकाबत में भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस मीनिंगलेस हो जाते हैं अगर रैशनैलिटी ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो के सिस्टम में जो रैशनल सेल्फ है उसका काम ये है कि इंस्टिंक्ट्स को उसकी सतह पर रखे और इमोशंस को उसकी सतह पर रखे, और रैशनल प्लेन पर असल में अपनी ज़ात का इजहार करे। इंस्टिंक्ट्स को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इंसान जानवर बन जाता है, लेकिन अगर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर सके तो भी वो जो है वो इंसान नहीं रहता, बल्कि वो कैसा बन जाता है, वो एक पागल इंसान बन जाता है। तो इमोशंस में इंस्टिंक्ट्स रेपिटेटिव होती हैं, सही है, वो बार बार आती हैं, लेकिन वो शो करती हैं एक ख़ास किस्म का वाटर लेवल, एक ख़ास किस्म का मिनरल लेवल, और एक ख़ास किस्म का टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और उसी को सस्टेन करने के लिए या बॉडी को कंटिन्यू करने के लिए आपको इंस्टिंक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको भूख ही बताती है कि आपकी बॉडी को मिनरल्स और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। आपकी प्यास ही आपको बताती है कि आपको पानी की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव्स हैं वही आपको ये बताती हैं कि आपको सेक्सुअल जो है एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। लेकिन इमोशंस जो हैं वो इस तरह से जिस तरह से भूख और प्यास है, इतनी प्रिसीशन के साथ नहीं होती। वो रिलेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डोमेन है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, और बहुत दफ़ा उसके जो शेड्स हैं वो इतने डाइवर्स हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इंसान के पास एप्रोप्रिएट विकेबलरी भी अवेलेबल नहीं होती उन इमोशनल साइड्स को अंडरस्टैंड करने की। तो इमोशंस का होना और इमोशंस को समझना दो अलग चीजें हैं। यानी कि जज्बे जज्बे का उभरना और जज्बे को एक इंटेलिजिबल मैनर में अंडरस्टैंड करना और लिंग्विस्टिकली उसको एक्सप्रेस करना, ये इमोशंस का काम नहीं है। इसके लिए आपको रीजन की और अक्ल की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इमोशंस को समझना जो है वो एक रैशनल एक्ट है, और इमोशन होना
एक इमोशनल एक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज किया कि रैशनल सेल्फ मौजूद ना हो या रैशनल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ मौजूद ना हो, तो इमोशनल अराउजल जो है वो इंसान से बहुत कुछ ऐसा करा दे जिसके बारे में इंसान को ये भी ना पता हो कि वो ये काम क्यों कर रहा है। इसीलिए इमोशंस को रैशनली कंट्रोल करना, रैशनली ऑब्जर्व करना और रैशनली रिफ्लेक्ट करना और उसको एक लिंग्विस्टिक पैटर्न के अंदर महफूज करना, ये काम रैशनल सेल्फ का है और ये भी इंसान के अंदर मौजूद होती है। तो आप लोगों में से आप लोगों में से कौन कौन भाई ज्यादा इमोशनल है? इमोशंस के बारे में जो मैंने बातें की हैं, तो वो तो अब आप में से कोई मानेगा नहीं कि वो इमोशनल है? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। इसका इसका मतलब ये होता है, जब कोई क्वेश्चन करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको जवाब देना होता है। सर हूँ इमोशनल ही मैं हूँ शायद काफी हद तक। उबैद उबैद ये कह रहा है कि भाई मैं इमोशनल हूँ, सही है। तो जो इमोशनल, अच्छा चलो, बस एक एक भाई है, उन्होंने भी तबर्रुकन यानी कि कहा कि भाई अब ये क्या बात हुई, ये पूछ रहा है तो चलो मैं ही बोल सर, देता हूँ। आई थिंक आई ऑल्सो हैव इमोशनल साइड। नहीं, अगर मैं अपने इमोशनल आप को साइड तो देखूं तो सबकी एट होती है। टाइम्स आई डू हैव दिस, यू नो, मुझे भी लगता है कि शायद एट टाइम्स आई एम इमोशनल, क्वाइट इमोशनल। ठीक है। तो हमारी जो जैसे हम लोग पाकिस्तान में पिछले 10 साल से जिसे सबसे ज्यादा हम लोगों ने उभारा है इल्मी तौर पर ये कह कह के कि हम सबसे ज्यादा इज्जत उनकी करते हैं जो कि इमोशनल होते हैं। ये और अ, उन्हीं को इज्जत देनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। इसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल कोशिश हुई है वो ये कि सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है पाकिस्तान में अदीबों और शायरों को, है। और शायर ये कहते हैं कि भाई मैं तो जज्बात का शायर हूँ और फना शायर और पता नहीं कौन सा शायर है, ये जज्बात का शायर है और इसका शायर है। तो इसीलिए सब लोग तबर्रुकन जो है वो जज्बात जज्बात को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। लेकिन प्लेटो के ख्याल में ये कोई इतनी यानी कि पॉजिटिव साइड नहीं है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। वो इंसानी रिश्तों को खूबसूरत बना सकता है, लेकिन इंसानी रिश्तों को की सारी तबाही जो होती है वो भी इमोशनल साइड से ही होती है। प्लेटो के ख्याल में जो इमोशंस हैं उसमें उसके दो दो मेजर इश्यूज हैं, और बहुत सारे हैं लेकिन दो हमारे लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये है कि वो कहता है कि देखो इमोशंस जो होते हैं उनकी हमेशा एक रैशनल कॉन्टेक्चुअलिटी मौजूद होती है इंसानों के दरमियान। यानी कि एवरी इमोशन हैज a specific rational context and every emotion must have a rational limit of your emotional expression। क्या मतलब कि हर जज्बा उसी वक्त इंसानों के लिए एक्सेप्टेबल होता है जब तक कि वो इमोशनल एक्सप्रेशन रैशनली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो, यानी कि रैशनली कोहेरेंट हो, रैशनली कंसिस्टेंट हो। अब आप बोलेंगे भाई ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन की बात है कि भाई ये जज्बात जो है वो तो अकल से आ रही है ना, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं अच्छा है कि दिल के नजदीक रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। तो यानी कि पासबान अकल जो है, जिसे प्लेटो कहता है पासबान अकल है, वो इमोशंस को गिरफ्त करके रखती है। तो लेकिन इमोशन एक सेपरेट फैकल्टी है, एक इंडिपेंडेंट फैकल्टी है। तो प्लेटो ये क्यों कह रहा है? प्लेटो ये बता रहा है कि इमोशंस की एप्रिसिएशन का ताल्लुक इस बात से होता है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मर जाता है
तो उसके मोहब्बत करने वालों का एक जज्बाती इजहार होता है उसकी मौत के नतीजे में। मौत का जो जज्बाती इजहार है वो सेपरेटनेस है और डिसएंटेंगलमेंट ऑफ द रिलेशनशिप है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द एफिनिटी है और डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फेलोशिप है। तो अगर फर्ज किया कि ये है तो फिर इंसान इस पे रोए अगर, तो इंसान का रोना एक रैशनल अमल है, गो के ये इजहार इमोशनल है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी की मौत के ऊपर रोना एक कॉन्टेक्चुअली रैशनल है और रैशनल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। यानी कि जब आप किसी की मौत पे जाते हैं तो आप लोगों को रोना आता है जो जो मर गए हैं उनकी मौत पे। जी बिल्कुल। अफसोस होता है, दुख होता है, रोना भी है होता है। अफसोस, दुख, रोना सब कुछ होता है सर। नहीं, आप लोग कभी खुश नहीं हुए किसी की मौत पे? अच्छा हुआ साला मर गया। ये हाँ पाकिस्तान वैसे में तो ये भी आम होता है बात है, सर। लोग खुशी खुशी जाते हैं, अच्छा हुआ साला मर गया, नहीं जाते नहीं है, जिंदा लेकिन था खुशी मर हो गया जाती, अच्छा घर में हुआ। ही बैठ के हो जाती है। नहीं मतलब जानने वालों रिश्तेदारों के मरने पे भी हम्म, नहीं। कोई इससे कबूल तो नहीं करेगा, लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनके मरने पे लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया साला, अल्लाह ने उसको उठा लिया, अच्छा हुआ। तो ये खुशी है मौत के ऊपर, सही है, उसके मरने पे खुशी हो रही है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट चूंकि पेन का है, कॉन्टेक्स्ट अकल का तकाजा ये है कि आपने खुश नहीं होना। लेकिन जज्बे, मैंने आपको पहले क्या बताया, जज्बे की जो डायनामिक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी आप इस बात पे खुश हो सकते हो कि आपको दुख हुआ, और कभी आप इस बात पे दुखी हो सकते हो कि आपको खुशी हुई। बात समझ में आ रही है? तो इंसान की जो इमोशनल साइड है वो बड़ी मल्टी लेयर है और बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मिसाल के तौर पे आपका दोस्त जो आप भी फर्ज किया सीएसएस का एग्जाम दे रहे थे, आपका दोस्त भी सीएसएस का एग्जाम दे रहा था, आप ज्यादा दिन से मेहनत कर रहे थे, किताबें भी ज्यादा आप खरीद खरीद के ला रहे थे, पेपर्स भी आप ज्यादा अच्छे सॉल्व करते थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपका दोस्त कामयाब हो गया और आप फेल हो गए। तो आप लोग इस बात पे खुश हो गए, उसकी कामयाबी पे खुश हो गए आप लोग? अपने फेल होने पे ज्यादा दुख होगा। नहीं नहीं, आपने फेल, आप तो फेल हो गए ना। आप फेल तो हो गए, लेकिन वो पास हो गया ना। आपको अपने फेल से ज्यादा उसके कामयाब होने पे दुख होगा। हम्म, तो आपको ये जिंदगी अपनी दोस्ती का ये पहलू कि दोस्त की कामयाबी से ज्यादा दोस्त की नाकामी से ज्यादा दोस्त की कामयाबी का दुख होता है इंसान को, अगर आपको वो कामयाबी ना मिल सकी हो तो। हम्म, फर्ज करें कि एक ऐसा रिफाइंड इंसान है जो नाकाम हो गया, उसका दोस्त कामयाब हो गया और उसकी कामयाबी पर उसे वाकई खुशी हुई, दुख नहीं हुआ। तो आपका दुख ना होना दोस्त की कामयाबी पर और दिल से खुश होना आपके लिए काबिल फख्र बात है। आपको प्राउड होना चाहिए इस बात पर। लेकिन ये ज्यादातर इंसानों के साथ नहीं होता। तो जब मैंने बताया ना, जैसे आप किसी अपने रिश्तेदार की मौत के ऊपर आपको खुशी हो, तो जब आप वहां जाओगे तो प्लेटो कहेगा कि रैशनैलिटी आपको ये बताएगी कि गो के खुशी तो तुम्हें है बहुत ज्यादा, अच्छा हुआ वो मर गए, लेकिन ये कि तुम्हें बोलना नहीं है ये, और मनुष्य कम से कम रोना शुरू कर दो, अगर रोना नहीं भी आता तो कम से कम मनुष्य सूरत बना के खड़े रहो, ये ना पता चले कि आपको खुशी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये है रैशनल कॉन्टेक्स्ट, के रोने की जगह पे रोना और हंसने की जगह पे हंसना रैशनल कॉन्टेक्स्ट है। और रोना इन इटसेल्फ और हंसना इन इटसेल्फ इमोशनल एक्सप्रेशन है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को?
जी सर। और ये भी मुमकिन है कि आपको रोने की जगह पे हंसना, हंसी आ रही हो, और हंसने की जगह पे रोना आ रहा हो, लेकिन अक्ल का तकाजा ये है कि इसका इजहार नहीं करेंगे आप। ये बात समझ में आ गई? जी सर। और अगर आप हंसना शुरू कर दें रोने की जगह पर, तो फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर जो लोग होंगे वो क्या समझेंगे आपके बारे में? पागल। जी, वही समझेंगे कि ज्यादा दुख की वजह से वो आपको इतना बुरा इंसान नहीं समझ रहे होंगे कि हंसी ठट्टे लगा रहा है और तालियां बजा रहा है। वो ये समझेंगे कि ये बेचारा जो है दुख की वजह से हवास खो दी है, इसने एबनॉर्मेलिटी पैदा होगी। हंसने की जगह पे रोना और रोने की जगह पे हंसना रैशनल कॉन्टेक्स्ट को रिवील करता है। और ये आपको बताता कौन है? ये आपको आपका रीजन बताता है। सही है? जैसे लड़की का रुखसती के वक्त रोना जो है वो रैशनल है या इरैशनल है? सर हमारे आई थिंक रैशनल है, बिकॉज शी इज लिविंग हर हाउस, सो वो रैशनल है बता बिल्कुल। रही थी एक 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 डिस्प्लेसमेंट होती है, और एक घर छोड़ना पड़ता है, अपनी बिलोंगिंग छोड़नी पड़ती हैं, अपना बचपन जिनके साथ गुजारा उनसे, तो एक फियर भी होता है नए रिश्तों का, नए स्पेस का। तो उसे उसका रोना जो है वो बनता है। तो लेकिन ये कि लड़के का रोना शादी वाले दिन रैशनल है या नहीं? सर वो डिपेंड करता है कि वाइफ क्या मिल रही है उसको, शायद आई ये गेस। खूबसूरत वाइफ मिली, ए वन खूबसूरत वाइफ मिली। फिर तो रैशनल होगा आई गेस। नहीं, फर्जिया वो कहे कि भाई मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी बीवी जो रो रही है रुखसती के वक्त। वो इरेशनल होगा, बिकॉज भाई एक दो आंसू आना तो चल जाएगा, लेकिन अब इससे दूसरा मसला है। रैशनल कॉन्टेक्स्ट में औरत का रोना रैशनल है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में मर्द का रोना, शौहर का रोना रैशनल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी है, इमोशनल एक्सप्रेशन की जो लिमिट्स होती हैं वो भी रैशनैलिटी तय करती है। यानी कि ये रीजन बताता है कि किस इमोशन का रिएक्शन टाइम कितना होगा, और उसकी डेप्थ कितनी होगी, इसका टाइम कितना होगा और डेप्थ कितनी होगी। ये जज्बा नहीं बताता, जज्बे का इजहार नहीं बताता, बल्कि अक्ल बताती है। अगर फर्ज किया कि एक लड़की रुखसती के वक्त इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, रोए रोए रोए, और रोना खत्म ही नहीं हो रहा, और वो बेहोश हो जाए, सही है, तो उसके नतीजे में लड़की के अपने घर वालों को भी तशवीश हो जाएगी, और लड़के के घर वालों को भी तशवीश हो जाएगी कि बच्ची स्टेबल नहीं है। बच्ची का इस तरह हाथ पैर चलाना और उछलना कूदना, सर पीटना अपना, अपने मेकअप खराब कर लेना, अपनी बनाव सिंगार खराब कर लेना, जो है वो शो कर रहा है कि बच्ची के जज्बात उसके काबू से बाहर हो गए। तो शुरू में तो वो लोग एबनॉर्मेलिटी ही इसको समझेंगे, क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्स्ट तो रैशनल था रोना, लेकिन जो जितना उसे रोना चाहिए था उससे ज्यादा वो रो रही है, तो वो रैशनल लिमिट्स को क्रॉस कर रही है। तो लड़की के माँ बाप भी बोलेंगे बस कर दो भाई, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल करो, अपनी इज्जत का ख्याल करो, बस करो, चुप हो जाओ। है, जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं बस कर बस, बस कर बस। इसका मतलब क्या होता है? भाई अब बहुत बड़े ड्रामे कर लिए, अब जाके उनकी फैमिली को रुलाओ। अब कहाँ तुम यहाँ, अब उनके सर पे जो है जाके चटनी पीसो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, वहां जाओ। अब इनके रोने का टाइम है, तुम्हारे हंसने के दिन शुरू हो गए। तो बताने का मतलब ये कि लड़की का रोना एक खास हद से ज्यादा शादी वाले दिन इरेशनल है। गो के कॉन्टेक्स्ट है उसका, लेकिन उसकी जो लिमिट्स है अगर उसने क्रॉस की, तो दैट रिवील्स दैट द पर्सन इज नॉट नॉर्मल।
सही है। और लड़के का शादी वाले दिन रोना इररेशनल है, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन अगर फर्ज किया कि लड़के के एक दो आंसू आ भी गए, लेट सपोज आ गए, सब लोग रो रहे हैं, लड़की का बाप रो रहा है, लड़की के भाई रो रहे हैं, माँ रो रही है, लड़की भी रो रही है, एक दो आंसू खुदा न खास्ता आ ही गए उनके, यानी कि इतने बदनसीब हैं कि पहले दिन ही आंसू निकाल दिए बीवी ने, तो उसके बाद जो है इसे तो लोग टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन अगर लड़के ने भी गला फाड़ फाड़ के रोना शुरू किया, तो ये न सिर्फ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बल्कि एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ द इमोशन भी है। लिहाजा उसके भय भय करके रोने पे सबसे पहले कौन चुप होगा? सबसे पहले लड़की चुप हो जाएगी। लड़की ये कहेगी कि मैंने किस पागल के बच्चे के साथ शादी कर दी। तो लड़की कहेगी भाई तू आज क्यों रो रहा है, तेरा रोना कल से शुरू होगा, सुबह से। अभी तो तू हंस, आखिरी बार हंस ले, जी ले अपनी जिंदगी, कल से तुझे रोना है, आज क्यों रो रहा है? तो जो है जो नए नए फकीर को भीख की जल्दी होती है ना, तो वो पहले ही दिन अगर ज्यादा रो लेगा तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये आदमी जो है नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो दो चीजें हो गई, exceeding the limits of the emotional expression that reveals that you are not rational, and violating the context of the rational context of an emotional expression that also reveals that you are not rationally controlled self. तो दोनों सूरतों के अंदर आप बुनियादी तौर पर क्या कहलाएंगे? एक ऐसा इंसान जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन दे और एक्सीड करे इमोशनल एक्सप्रेशन की रैशनल लिमिट्स को, ऐसे इंसान अनप्रिडिक्टेबल होते हैं भाई, अनप्रिडिक्टेबल। तो अनप्रिडिक्टेबल इंसानों का मसला ये होता है भाई कि उनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना सकते। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पर। रैशनल एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने वाला इंसान ना तो इंस्टिंक्चुअल होता है, ना वो एक्सट्रीमली इमोशनल होता है, बल्कि वो एक रैशनल सेन ह्यूमन बीइंग होता है। और ऐसे इंसानों के साथ ही रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। तो प्लेटो के ख्याल में जो रीजन का बुनियादी काम है, वो बुनियादी काम ये है कि वो आपकी इंस्टिंक्ट्स को काबू करे, आपके इमोशंस को काबू करे और आपको एक रैशनल हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाए। इसके लिए जो इंसान जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल की सवाबदीद के ऊपर इन एक्सप्रेशंस ऑफ सेल्फ को फ्लो नहीं करने देता, बल्कि इंसान इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करता है। दस्तरख्वान एक इंस्टीट्यूशन है। दस्तरख्वान जो होता है वो आपकी हंगर को मैनेज करने का इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन है। यानी कि जब आप दस्तरख्वान पे बैठते हैं तो आप रुकते भी हैं और खाते भी हैं, और तमीज के दायरे में खाते हैं, और अपनी खाने की एक हुदूद तय करते हैं, और फिर आप जो है वो दूसरे का इंतजार करते हैं, और दूसरे के लेने का इंतजार करते हैं, और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और नगद माल सिर्फ नहीं खा जाते, बल्कि कुछ अच्छा और कुछ दरमियाना और कुछ बुरा, ये सभी खाते हैं। तो दस्तरख्वान जो है वो आपको मदद देता है अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करने की, अपनी हंगर को कंट्रोल करने की। जब पानी पिया जाता है तो उसके लिए ग्लास बनाए जाते हैं। ग्लास जो है वो उतनी क्वांटिटी अपने अंदर रखता है जो इंसानी बॉडी की नॉर्मल थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए काफ़ी होते हैं। और उनका जो साइज होता है, ग्लास का जो साइज होता है, वो डिटरमिन करता है कि आप कितना पानी अभी आपको पीना चाहिए। हद से ज़्यादा पानी अगर आपने पी लिया तो उसके नतीजे में आपको 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 नुकसान पहुंचेगा, आपके जिस्म को नुकसान पहुंचेगा,
आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, ओवर हाइड्रेटेड हो जाएंगे आप, डिहाइड्रेटेड, अगर आपने बहुत ही छोटे छोटे ग्लासों में पानी पिया तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो ग्लास जो है वो रिप्रेजेंट करता है लिमिट ऑफ योर वाटर इनटेक। इसी तरीके से प्लेट जो होती है वो लिमिट डिटरमिन करती है ऑफ योर फूड इनटेक। और फूड एक से ज़ायद 2-3 किस्म के खाने बताते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर आपने खा ली तो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, कुछ चीज़ें अगर बहुत कम खाई तो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन क्या है, हंगर को कंट्रोल करने का, थर्स्ट को कंट्रोल करने का, दस्तरखान। इंसान जानवरों की तरह नहीं होते कि बस हर वक्त चरते रहते हैं, वैसे चरते हैं। पूरा जो कैपिटलिज्म है वो इसी बुनियाद पे कि आप मुस्तकिल, आपका मुंह चलता रहे और आप बोलते रहो। लेकिन बुनियादी तौर पर इंसानों की तहजीब और रिवायात जो है वो इंसानों को बताती हैं कि दो खानों के बीच में आपको वक्फा लेना है और हर वक्त नहीं खाते रहना है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से आपकी जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स है उसके लिए इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ है। ये नहीं है कि जैसे ही सेक्सुअल इंस्टिंक्ट डिराइव हुई, जो हत्ते चढ़ा आदमी औरत, उसका आपने ऐसी की तैसी फेर दी। सही है। तो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स के साथ आपको बताया गया कि भाई इसके इजहार के लिए यू शुड बी वेरी कॉन्शियस। दूसरी बात ये कि इसके साथ प्राइवेसी के यानी कि कमरा, सोचो तो ये भी एक कफस ही तो है जिसे तहजीब की ज़बान में कमरा कहा गया। तो कमरा जो होता है बुनियादी तौर पर क्या होता है, एक कफस ही है ना, आपने अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन वो जो कफस है वो रिवील करता है कि जो सेक्सुअल एक्सप्रेशन है वो एक प्राइवेसी के अंदर करने वाली चीज़ है और उसको यानी कि पब्लिक नहीं करना है, वगैरह वगैरह। दुनिया की हर सिविलाइजेशन के अंदर हिस्टोरिकली जो कमरा है, जो दीवारें हैं और जो पर्दा है वो शो करता है कि आपकी इंस्टिंक्ट्स को कंटिन्यू रखने के लिए डिसंगेजमेंट जरूरी है। अगर आप कॉन्स्टेंटली सेक्स किए जा रहे हो, 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 तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपको सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्रेस करने के बाद गैप लेना आपकी बॉडी की फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। लिहाजा कफस में आप जिंदगी नहीं गुजारते, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नंबर 1 के पहली चीज जो है वो ये कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए आपको एक स्पेस, एक शेल्टर, एक घर की जरूरत होती है। दूसरी, आपके साथ मैरिज यानी कि पब्लिकली एक्नॉलेज सेक्सुअल रिलेशनशिप है। और पब्लिकली एक्नॉलेज सेक्सुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप हर एक के साथ सेक्स नहीं करोगे, बल्कि आप किसी के साथ सेक्स करोगे और किसी के साथ सेक्स नहीं करोगे, और किसी के साथ आप सेक्स कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैरिज जो है वो आपको एक सोशल रिलेशनशिप्स भी देती है और सोशल जो है डिसएंगेजमेंट भी आपको सिखाती है। और दुनिया की हर सिविलाइजेशन में मैरिज का इंस्टीट्यूशन मौजूद रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे कि इंस्टिंक्ट्स को इंस्टीट्यूशनली चैनलाइज करने के mechanisms develop हुए हैं that reveals that although instincts are biological needs which are to be satisfied biologically, but they should express in a rational framework, in a rational manner, so that you can enjoy your instincts but remain human because you are primarily a rational being. दूसरा जो है वो इमोशंस हैं। इमोशंस जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंसान की जो इमोशनल साइड है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है। और सबसे ज़्यादा जो इसको महमेज दी है और इसको 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 बहुत ज़्यादा जो है रोमांटिसाइज जिन भाइयों ने किया है वो शायरों ने किया है। और फलसफियों ने हमेशा इमोशनल साइड्स को टेम डाउन करने की कोशिश की है।
तो जो शायरी में और फ़लसफ़े में जो तारीख़ी जो मुखासिमाना ताल्लुक़ है, उसकी बुनियादी वजह ही जो है वो इंस्टिंक्ट और रीज़न का सॉरी इमोशंस और रीज़न का जो म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन है, म्यूचुअल इनकम्पैटिबिलिटी है, उसकी वजह से है। लिहाजा इमोशंस जो हैं उनको काबू करना ये रैशनैलिटी का काम है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि रैशनैलिटी किस तरह से नेचुरलाइज करती है इमोशनल एक्सप्रेशन को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, कि वो रैशनल कॉन्टेक्स्ट और रैशनल लिमिट्स ऑफ इमोशंस के थ्रू इमोशनल एक्सप्रेशन की लिजिटिमेट एक्सप्रेशंस को इंस्टीट्यूशनली जो है वो अकोमोडेट करती है। और वो एक्सप्रेशंस जो कि इंस्टीट्यूशनली जो जो वो एक्सप्रेशन जो कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑल्टरनेटिव रैशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स डेवलप करती है। मिसाल के तौर पर इंसान का जो जज्बा रक़ाबत है या हसद है, इसके लिए कंपटीशन का के मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल चैनल्स जो है वो पैदा किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स जो है वो इंसान के जज्बा रक़ाबत और इंसान की जज्बा हसद को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं कि वो अब दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाए बगैर ही जो है वो अपनी इन इमोशनल साइट्स को, जो कि जिबिल्लती ग्राउंडेड है, यानी कि दो बुनियादी जिबिल्लतें हैं इंसान की जो कि इमोशंस के साथ अगर कोऑर्डिनेट कर लें या यानी कि कनेक्ट हो जाए या इंटरवोवन है। एक उसकी लस्ट है और एक उसकी रौत है, एक शहवत और एक गज़ब, लस्ट एंड रौत। तो इंसान लस्टफुल है और इंसान रौतफुल है। तो लस्ट और रौत जो है वो इंसान को की डिराइविंग फोर्स है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपना फ्रॉइड ने भी जो है वो यही बताया आप लोगों को कि भाई लिबिडो जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट है और वो एग्रेसिव है और वो सेक्सुअल है, सेक्सुअल और एग्रेसिव। तो प्लेटो के ख्याल में भी जो इंसान की जो ये इमोशनल साइट है, उसके लिए आपको इंसान के लिए जायज़ दायरे पैदा करने पड़ते हैं जिसके ज़रिए वो अपने इन जज्बात का, अपनी ऑनर का, अपनी करेज का जायज़ इजहार कर सके। तो जंगें भी जो है जब लड़ी जाती हैं तो उसके अंदर आप अपनी लस्ट और रौत दोनों को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं कि इंसानों को मार कर मज़ा हासिल करते हैं, और कुछ लोग जो है कि इंसानों को मार कर अपने गज़ब को ठंडा करते हैं। तो जंगें जो हैं वो, अब सवाल ये कि जंग कब लड़ी जाएगी और क्यों लड़ी जाएगी, इसकी बुनियाद जज्बात पर नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद जो है वो रीज़न की बुनियाद पे होती है। और प्लेटो कहता है कि ये फैसला जो है वो अक्ल करती है कि कब, कैसे, कहाँ आपने अपने जज्बात का इजहार करना है, और कौन से जज्बे जो हैं वो जायज़ हैं और कौन से जज्बे नाजायज़ हैं, और कौन से जज्बों के इजहार का सही वक्त क्या है, सही कॉन्टेक्स्ट क्या है, और सही लिमिट्स क्या है। ये सारे काम जो है वो रैशनैलिटी कर रही होती है। रैशनैलिटी जो है वो सिर्फ यही काम नहीं करती कि आपके इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस को कंट्रोल करे। रैशनैलिटी जो है वो प्लेटो के सिस्टम में हकीकत और सराब में फ़र्क करती है। यानी कि अब उसकी एक एपिस्टेमोलॉजिकल साइड है, यानी कि आपकी जो आपकी जो आपकी जो हकीकत के साथ कॉन्फ्रंटेशन है, उसको समझने के लिए या उसको जानने के लिए या उसको पहचानने के लिए आपको इंस्टिंक्ट्स की या इमोशंस की ज़रूरत नहीं है।
हकीकत में आपको इन्हिसार करना पड़ता है अपनी अक्ल पर। तो प्लेटो ये समझता है कि ये जो कायनात, फिजिकल वर्ल्ड जो आपके सामने मौजूद है, प्लेटो की मेटाफिजिक्स ये बताती है कि वो हकीकी नहीं है। सही है? तो फिजिकल वर्ल्ड इन विच यू आर लिविंग इन इज एक्चुअली द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। ये बुनियादी तौर पर वर्ल्ड ऑफ थिंग्स है। और वर्ल्ड ऑफ थिंग्स में क्या है? अशिया हैं, जैसे ये चीजें हैं और इंसान है और जानवर हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस वर्ल्ड ऑफ थिंग का मसला ये है कि इसके अंदर कोई भी चीज जो है वो बरकरार नहीं रह पाती। तो जो वर्ल्ड ऑफ थिंग है, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसके अंदर जो भी चीज है वो कंटिंजेंट है, इम्परफेक्ट है, म्यूटेबल है, ट्रांजिएंट है और एक्सटेंडेड है और फिजिकल है। तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में प्लेटो के ख्याल में जो कुछ भी है वो एक ना एक दिन फना हो जाने वाला है, फानी दुनिया है ये। तो जो चीज फना हो जाए वो रियल नहीं होती प्लेटो के ख्याल में। तो प्लेटो कहता है वर्ल्ड ऑफ थिंग जो है वो, उसमें हम पैदा तो होते हैं, लेकिन हमारी इंस्टिंक्ट्स और हमारे इमोशंस हमें ये बताते रहते हैं कि ये जो वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड है, ये वाली वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड है। और फिजिकल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड समझकर इसके पीछे भागते रहना और अपनी हंगर और अपनी इंस्टिंक्ट्स और अपने इमोशंस को सेटिस्फाई रखना प्लेटो के ख्याल में एक मेटाफिजिकल फ्लॉ की वजह से, एक मेटाफिजिकल मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से होता है। प्लेटो के ख्याल में जो असल दुनिया है वो वर्ल्ड ऑफ थिंग्स नहीं है, बल्कि वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म कहता है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो वो कहता है कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एक ऐसी वर्ल्ड है जिसके अंदर हर चीज अपनी हर चीज जो कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है उसका परफेक्ट आइडिया जो है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड ऑफ थिंग के अंदर अगर घोड़ा है, घोड़ा मौजूद है वर्ल्ड ऑफ थिंग्स में या फिजिकल वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में एक घोड़े का आइडिया होगा और वो आइडिया फिजिकल नहीं होगा, वो सिर्फ पैटर्न होगा, वो सिर्फ फॉर्म होगी। और परफेक्ट हॉर्स का जो आइडिया है वो रियल है। और जो दुनिया में जो घोड़े हैं ये उस आइडिया ऑफ हॉर्स की इम्परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है, इम्परफेक्ट है, इसलिए वो घोड़े मर जाते हैं। और वो घोड़े तमाम खुसूसियात के हामिल नहीं होते। कुछ खुसूसियात किसी घोड़े में होती है, कुछ खुसूसियात किसी घोड़े में होती है, कुछ खुसूसियात किसी घोड़े में होती है। लेकिन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर जो घोड़े का आइडिया है वो नेसेसरी है, वो परफेक्ट है, वो अबदी है, वो नॉन एक्सटेंडेड है और वो नॉन फिजिकल है। इसका मतलब ये हुआ इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी आइडियाज आपके पास हैं वो, और जो थिंग्स मौजूद हैं उसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में प्लेटो के ख्याल में मौजूद है। और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, इट्स जस्ट द रेप्लिका और द कॉपी और द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। सिंस दिस फिजिकल वर्ल्ड इज जस्ट द कॉपी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, therefore this world will never be an eternal world. This world is a imperfect world, or it is going to be perish. What is eternal is the world of ideas. It's the world of form. और रीजन जो है उसका कमाल ये नहीं है कि वो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस को कंट्रोल करता है, बल्कि रीजन का बुनियादी काम ये है प्लेटो के ख्याल में कि वो इल्मी तौर पर इस काबिल है कि वो परफेक्ट वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में, और इम्परफेक्ट वर्ल्ड में जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड, इसमें
इसको मुमय्यज कर सकता है, इसको डिफरेंशिएट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि असल में जो रीजन का काम है वो हकीकत और शराब में, और हकीकत में और कॉपी में, और हकीकत में और रेप्लिका में, हकीकत में और इमेज में फर्क कर सके। लिहाजा प्लेटो के ख्याल में हाईएस्ट फॉर्म जो है ह्यूमन एक्सप्रेशन की या ह्यूमन सेल्फ की, वो रैशनल सेल्फ इस वजह से है कि वो उसे हकीकत से आशना करती है, वो उसे हकीकत से आश्कार करती है, और वो इमोशंस नहीं कर सकते। सही है, इमोशंस नहीं कर सकते, वो जो है इंस्टिंक्ट्स नहीं कर सकती। इमोशन और इंस्टिंक्ट्स कीप यू इन्फॉर्मिंग दैट दिस फिजिकल वर्ल्ड इज अ रियल वर्ल्ड। इसी वजह से आपको प्योर रैशनल लेवल पर जाकर ही वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो के सिस्टम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान की जात हकीकतन क्या मगलूब है अपनी इंस्टिंक्ट से, या मगलूब है अपने जज्बात से, या मगलूब है अपनी रैशनैलिटी से। इसका फैसला जो है एक इंसान अपने इजहार से कर देगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए आपके पास कोई एजुकेशनल स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। तो प्लेटो के सिस्टम में तीन तरह के इंसान हैं, क्योंकि जात के तीन लेवल हैं, तो फिर माशरा भी तीन सतहों पर डिवाइडेड होगा। मिसाल के तौर पे जो इंसान अक्ल की सतह पर जिंदा है या आकिल है, वो इसलिए आकिल है कि वो एक ऐसी जात के साथ पैदा हुआ है जो कि सोने की है, यानी कि गोल्ड गोल्ड जो है वो सेल्फ है। दूसरा जो जो कि इमोशंस की सतह पर जिंदा है या इमोशनल है प्रीडोमिनेंटली, उसके लिए वो जो है वो सिल्वर सोल के साथ पैदा हुआ है। और तीसरा जो है, यहाँ पर आयरन लिखा है, वैसे एक्चुअली वो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज यानी कि तांबे की सोल के साथ या लोहे की सोल के साथ, जिसको भी आप कमतर समझें। जो है वो चूंकि पाकिस्तान में सोना चोरी तांबा जो है कीमती धात समझा जाता है, चोरी कर करके बेचा जाता है, और इसलिए उन्होंने आयरन लिख दिया है। हिंदुस्तान यानी कि जिस सोर्स से लिया है वो इंडियन सोर्स है, वहां पे भी तांबा चोरी करके बेचा जाता होगा, तो इन्होंने भाई ने आयरन लिख दिया। खैर, तो खैर आयरन हो या वो, सिर्फ ये बताना है, मकसूद है कि वो कमतर कमतर है सिल्वर और गोल्ड के मुकाबले में, यानी कि जंग आलूद हो जाता है। लोहा जंग आलूद हो जाता है, और तांबे पे भी जंग लगता है, कोरेजन कहते हैं उसको, कोरेजन उसमें भी लगता है। तो इस वजह से जो है वो इसे कमतर सल्फ कहा जाता है। तो अगर जात के तीन इजहार हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोग जो कि सबसे कमतर जात लेके पैदा होते हैं, वो बॉन्डेड लेबर होंगे या काश्तकार होंगे या लेबर होंगे। और जो लोग सिल्वर सेल्फ के साथ पैदा होंगे वो लोग जज्बाती होंगे, और वो वॉरियर्स होंगे, और कंपेटिटिव होंगे और वॉरियर्स होंगे। और जो लोग रैशनल होंगे वो रूलर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूलर्स जो होने चाहिए वो जज्बाती लोग नहीं होने चाहिए, और रूलर्स जो होने चाहिए वो भूखे और अय्याश लोग नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो रीज़न को मास्टर कर सकते हैं, और रीज़न की बुनियाद पर हकीकत में और शराब में तफरीक कर सकते हैं, और महज़ब हो सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं, हम ये मान लें कि जो रूलर्स हैं वो नेसेसरीली रैशनल ही हैं, और जो सोल्जर्स हैं वो नेसेसरीली जज्बाती ही हैं, और जो गरीब बंदा है वो नेसेसरीली जो है वो क्या बोलते हैं, गोल्ड आयरन सोल के साथ पैदा हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि माशरे में इन तीन तबकों का होना दलील फराहम करता है कि ज़ात के ये तीन इजहार ही हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रूलर्स और सोल्जर्स और पीजेंट्स में
माशरे को डिवाइड होना चाहिए। और दुनिया में बहुत सारे माशरों में यही 3 तरह के डिविजन्स होती है। मेजॉरिटी जो इंसान होते हैं वो मजदूर होते हैं या गरीब होते हैं, और फिर सोल्जर्स होते हैं, और फिर रूलर्स होते हैं। तो क्या इसको प्लेटो ने ये कह के छोड़ दिया कि भाई ये जो दुनिया में डिवीजन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज है ये नेचुरल है, क्योंकि कुछ लोग जो है गोल्ड सोल और सिल्वर और आयरन सोल के साथ पैदा होते हैं? प्लेटो ऐसा नहीं कहता। प्लेटो ये कहता है कि ये मुमकिन है कि जो रूलर्स हों उनकी औलाद जो पैदा हो वो ब्रॉन्ज सोल के साथ पैदा हो या सिल्वर सोल के साथ पैदा हो। इसी तरीके से जो पीजेंट्स हैं उनमें से हो सकता है कि किसी की औलाद गोल्ड सोल के साथ पैदा हो या सिल्वर सोल के साथ पैदा हो। इसी तरह सोल्जर्स के घर भी डरपोक बच्चे पैदा हो सकते हैं, और हंगरी और भूखे और याश बच्चे पैदा हो सकते हैं। या ये कि सोल्जर्स के घर में भी रूलर्स या गोल्ड सोल के साथ पैदा हो सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये नहीं होगा कि सोल्जर के बच्चे सोल्जर और रूलर के बच्चे रूलर और पीजेंट्स के बच्चे पीजेंट बनेंगे। इसको डिसाइफर करेगा एक खास किस्म का एजुकेशनल स्ट्रक्चर। जिस किस्म की आपका हकीकत का तस्वुर होगा ना, उसी किस्म का जरिया इल्म आप इख्तियार करोगे। तो प्लेटो ने माशरे की जो तकसीम है उसको सोसाइटल या इकोनॉमिक बुनियादों पर डिवाइड नहीं किया, बल्कि एपिस्टेमोलॉजिकली डिवाइड किया है। एपिस्टेमोलॉजिकली डिवाइड करने का क्या मतलब है कि इल्मी बुनियादों पर जो लोग आला अरफा इजहार इल्मियत करने के लायक होंगे, इससे पता चलेगा कि वो बुनियादी तौर पर किस किस्म की जात को लेकर पैदा हुए हैं। इसका फैसला जो है वो रूलर्स नहीं करेंगे, वो सोल्जर्स नहीं करेंगे और पीजेंट्स नहीं करेंगे। लिहाजा प्लेटो के सिस्टम में बच्चे किसी के भी हों, अगर वो इंसान के बच्चे हैं तो चाहे वो रूलर्स के हों, सोल्जर्स के हों या पीजेंट्स के हों, वो स्टेट ओनरशिप में होंगे। और स्टेट जो है उन बच्चों के लिए एक जबरदस्त किस्म का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करेगी। और उस एजुकेशन सिस्टम में तमाम, और वो एक ही किस्म का एजुकेशन सिस्टम होगा, सारे बच्चे उसी एजुकेशन सिस्टम से गुजरेंगे, और वो इनडिस्क्रिमिनेटली एजुकेशन सिस्टम सब लोगों को स्किल करेगा। पहली सतह के ऊपर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, उनकी इब्तदाई जो जहनी सलाहियतें हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। और फर्ज करें कि कुछ लोग जो है वो जिस्मानी तौर पर तो ठीक है, सेहतमंद है, और लेकिन ये कि वो कॉम्प्लेक्स जो 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 थॉटफुल जो डिसीशंस हैं या नहीं होते, तो वो पहली सतह पर जो लोग फेल हो जाएंगे उनके बारे में स्टेट ये फैसला करेगी कि ये लोग सब रूलर्स के हों, चाहे सोल्जर्स के हों या पीजेंट के हों, ये सारे बच्चे फ्यूचर के अंदर पीजेंट्स बनेंगे या आर्टिजन बनेंगे या ये फार्मर्स बनेंगे। ये लोग जो है इनको ये लोग वो लोग हैं जो प्लेटो के सिस्टम में कहाँ से सोचते हैं? पेट से सोचते हैं। दे थिंक फ्रॉम देयर स्टमक और जेनाइटल। मतलब ये कि इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं और जो इनका गट है, बस ये इसी सतह के लोग हैं। तो इनको इस तरह के मजे कराओ, खिलाओ पिलाओ, अय्याशी कराओ और दबा के इनसे काम लो। सही है? तो ये जो है पीजेंट्स होंगे, क्योंकि ये पेट से सोचते हैं। ये कैसे पता चला? ये एजुकेशन सिस्टम ने इनको निकाल के दिए कि ये जो लोग हैं भाई, इनके ऊपर अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनको खिलाओ पिलाओ, इनको सेहतमंद बनाओ, इनको सेक्स करने दो, इनके मजे कराओ, और इसके साथ साथ इनसे काम भी लो। तो ये जो समझा जाता है ना कि हमारे यहाँ स्लेव जो होते हैं वो भूखे होते हैं और नंगे होते हैं और कांगड़ी होते हैं, ऐसा नहीं है। प्लेटो के सिस्टम में दे आर वेरी वेल फेड, वेरी एजाइल, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड they will provide appropriate opportunity to exercise their sexual satisfaction.
यानी कि इनको इसी चक्कर में लगा के रखो। ये कोई साजिश नहीं है, क्योंकि वो इसी में खुश होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा खबीस जो है वो बादशाह बन गया या, तो वो सबको तबाह कर देगा। वो हर वक्त सेक्स करता रहेगा, हर वक्त खाता रहेगा, मोटा हो जाएगा, ना वो लड़ सकेगा और दिमाग उसका काम करेगा नहीं। सही है। तो जैसे तीसरी दुनिया के जो आप हुक्मरानों की हालत देखें तो आपको लगता है कि ये नाफ पेट या पेट के नीचे से ही सोचते हैं। सही है। तो ऊपर की खोपड़ी बिल्कुल खाली है, साफ है बिल्कुल। प्लेटो के ख्याल में ये जो है, ये इसलिए प्लेटो से अगर पूछेंगे भाई ऐसा कैसे हुआ, तो प्लेटो कहेगा असल में तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम करप्ट है, और एजुकेशन सिस्टम अप्रोप्रिएटली एक्सरसाइज नहीं हो रहा, बल्कि वो कंट्रोल में है, पॉलिटिकल कंट्रोल में है। तो एजुकेशन सिस्टम अगर पॉलिटिकल कंट्रोल में आया तो जो पहले से पॉलिटिकली पावरफुल लोग हैं उन्हीं के हरामखोर जो है पावर में आ जाएंगे। तो प्लेटो कहता है कि वो बिल्कुल पॉलिटिकल कंट्रोल से बाहर होंगे, रूलर्स के कंट्रोल में नहीं होंगे, वॉरियर्स के कंट्रोल में नहीं होंगे, और पीजेंट्स के कंट्रोल में नहीं होंगे। वो एक इंडिपेंडेंट सेपरेट, और वो सैंक्टिटी इंश्योर करेगा, प्रायोरिटी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ओवर पॉलिटिकल डिस्क्रेशनरी पावर। सही है जी। तो दूसरे जो लोग हैं यानी कि फिर जो वो बच्चे जो बच जाएंगे उनको फिर हायर लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, फिलोसफी पढ़ाई जाएगी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये इसमें कुछ बच्चे जो है वो सरवाइव करेंगे, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स और ट्विस्टेड प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगे तो वो कोलैप्स कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो इतने समझदार हैं कि वो टेक्निकली स्मार्ट हैं और इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्शन में सोचने के लायक नहीं है। लिहाजा जो लोग इस सतह पर फेल हो जाएंगे, इनके बारे में फैसला करेंगे कि ये हेल्दी भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में जाने के लिए जिस लेवल की रैशनल टेंडेंसी और कैपेसिटी दरकार है वो इनके पास मौजूद नहीं है। लिहाजा इनको जो है सोल्जर्स बनाया जाएगा। सोल्जर्स के लिए अकल को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सोल्जर अकल से पैदल होंगे, लेकिन वो हायर लेवल की एब्स्ट्रैक्शन में जाने के लायक नहीं है। इसका फैसला भी एजुकेशन सिस्टम करेगा। और जब एजुकेशन सिस्टम में ये सेकंड लेवल के जो लोग होंगे ये सोल्जर्स के लिए बन जाएंगे, तो जो छट जाएंगे बहुत थोड़े लोग होंगे वो, और हाई प्रोफाइल रीजनिंग में वो जाएंगे, और इस वक्त ये इस काबिल हो जाएंगे कि ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को अंडरस्टैंड कर सकें। और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को अंडरस्टैंड करने के लिए जिस लेवल की उनको रीजनिंग दरकार होगी, प्योर रीजनिंग दरकार होगी, वो उनको इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और वो पढ़ेंगे, और 40 साल की उम्र में ये फलसफी बन जाएंगे। सही है। लेकिन इनकी तालीम 40 साल की उम्र में मुकम्मल होने के बावजूद भी प्लेटो ये कहता है कि इनको रूलर नहीं बनाया जाएगा। 40 साल की उम्र में कामयाब हो जाने के बाद इन फिलोसोफर्स को आम लोगों के दरमियान छोड़ा जाएगा, यानी कि आम लोगों के दरमियान इनको जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाएगा, बगैर किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और बगैर किसी जुडिकल पावर के। इनके पास सिर्फ वाहिद हथियार जो होगा वो इनका इंटेलेक्ट होगा और इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होगी। इनके एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को अप्लाई करना और कॉन्क्रीट लिविंग कंडीशंस में इस्टेब्लिश करना कि वो आम लोगों से ऊंचे हैं। ये फाइनल टेस्ट होगा इस एजुकेशन सिस्टम का प्लेटो के ख्याल में। क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनको थोड़ा बहुत फलसफा आ जाता है तो प्लेटो कहता है दे आर इक्विप्ड बाय द मोस्ट लीथल वेपन ever created by human being. They are now equipped by the lethal weapon of logic and philosophy. तो इस जब इनके पास ये lethal weapon आएगा, और अगर इसी वक्त ही इनको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दे दी, तो इनकी नॉलेज को अप्लाई करने की सलाहियत का अभी हमें पता नहीं है। नॉलेज का होना और नॉलेज की एप्लीकेशन दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और अगर एप्लीकेशन के दौरान आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्ट्रक्चर मौजूद है तो आपकी जो एप्लीकेटरी फ्लॉज हैं वो पता नहीं चलेंगी। लिहाजा प्लेटो ये कहता है कि इन लोगों को 10 साल तक
आम लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा जैसे ही किसी को दो लफ्ज आ जाते हैं, वो हर आदमी उनको उल्लू का पट्टा और उल्लू की पट्टी लगने लगता है, और वो हर एक को जो है धुतकारना शुरू करते हैं, और हर एक के अंदर उनको कीड़े ही कीड़े नजर आने लगते हैं। अपने उस्ताद जो है उनको उल्लू के पट्टे लगने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? तो प्लेटो का ख्याल है कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये बुनियादी तौर पर नॉलेज तो इनके पास आ गई है, लेकिन इनका इसके साथ एरोगेंस भी आई है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्हें आम लोगों के बीच में भेजना पड़ेगा। जब आम लोग उनकी सतह पर नहीं होंगे और वो एक हायर लेवल पे होंगे, तो उन्हें नीचे उतरना पड़ेगा। तो जो नॉलेज की जो स्ट्रेंथ है प्लेटो के ख्याल में, वो ऊपर रहने में नहीं है, ऊपर से नीचे आना और नीचे मुख्तलिफ सतहों के ऊपर अपनी रीजनिंग को अप्रोप्रिएटली अप्लाई करना, इस तरह के सामने वाले को रियलाइज हो जाए कि वो उससे ऊंचा होने के बावजूद भी उसकी सतह पर उतरा हुआ है। ये प्लेटो के ख्याल में सबसे खौफनाक टेस्ट है, और इसमें मोस्टली जो फिलोसोफर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो लोग उनकी बात नहीं सुनते, लोग उनसे नाराज होते हैं, लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं, जलील करते हैं, और बहुत सारे लोग दूसरों को गालियां बकते हैं और दूसरों से आइसोलेट हो जाते हैं और माशरे से निकल भागते हैं। इसका मतलब ये है कि वो फेल हो गए अपनी नॉलेज के अंदर। लेकिन वो आदमी जो इन टट्टुओं के बीच में सरवाइव करे अपनी जबरदस्त नॉलेज के साथ, और उसके बावजूद भी वो अपना वकार भी ना खोए, अपनी स्ट्रेंथ भी ना खोए, और अपनी कॉम्पिटेंस भी ना खोए, और ना वो इंस्टिंक्ट के पीछे भागे, ना इमोशंस के पीछे भागे, और रैशनैलिटी के साथ चले, तो इसका मतलब ये है कि ही इज नाउ केपेबल। और इसके लिए उसे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल यानी कि 50 साल की उम्र में ही विल बिकम अ फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग। तो फिलोसोफर किंग बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि आपको मेटाफिजिकली केपेबल होना चाहिए उस रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ के लिए जो कि प्लेटो के नज़दीक हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन सेल्फ है। और उस तक जो चीज़ आपको पहुंचाएगी वो आपका एजुकेशन सिस्टम है। और वो एजुकेशन सिस्टम जो है डिवॉइड होना चाहिए फ्रॉम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड पॉलिटिकल इंटरवेंशन। तो ये प्लेटो का सिस्टम ऑफ मेटाफिजिकल सिस्टम ऑफ जस्टिस है। और प्लेटो का ख्याल ये है कि अदल का मतलब ये है कि हर बंदा अपने मकाम के मुताबिक अपना रोल शो करे और कंट्रीब्यूट करे। सोल्जर जो जिस तरह लड़ सकता है और जान दे सकता है और जितना दिलेर होता है, हो सकता है फिलोसोफर किंग उतना दिलेर ना हो और ना वो इतना बहादुर हो, लेकिन उसकी विजडम जो है उसके बगैर सोल्जर की बहादुरी का कोई फायदा नहीं होगा। पीजेंट जितना ताकतवर हो सकता है कि रूलर ना हो, लेकिन पीजेंट की जफाकशी और उसकी मेहनत और उसकी कारीगरी जो है फिलोसोफर किंग के बगैर जो है वो बेकार हो जाएगी। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला ना फिलोसोफर किंग करेगा, ना सोल्जर करेगा, ना पीजेंट करेगा। इसका फैसला एक 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 एब्स्ट्रैक्ट एजुकेशन सिस्टम करेगा जो कि तमाम इंसानों के बच्चों को कॉन्टीन्यूसली इंगेज रखेगा और उनको इस काबिल बनाएगा कि वो अपना रोल सोसाइटी के अंदर प्ले करने के अहल हो सके और वो उसके अपने आप को साबित भी कर सके। अभी इसको यहाँ तक मैंने ये बात कर दी है। इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक इम्प्लीकेशंस, the political implications of the political implication of metaphysical conception of justice, the political implications of metaphysical conception of justice। सही है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ लो, ये बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जी जी तलब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर एक्चुअली अगर हम इमोशंस की बात करें, आपने बताया कि इमोशंस को विद इन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इमोशंस नीड कॉन्टेक्स्ट ना, एंड द कॉन्टेक्स्ट जो है वो जी उनका रीजन डिफाइन करता है, रैशनैलिटी डिफाइन करती है। क्या ऐसा जी मुमकिन है कि किसी सिस्टम के अंदर इमोशंस की डेफिनेशन बाय रैशनैलिटी ना हो, बाय सम अदर थिंग, मतलब वो कुछ और चीज से हो, यानी कि प्योर रीजंस के थ्रू ना हो, वो मे बी क्या वो नहीं, सोसाइटल लेवल पे ही हो, या फिर प्लेटो वो प्लेटो के प्लेटो के अलावा, या सिस्टम प्लेटो में के भी सिस्टम में तो नहीं हो सकता। हाँ। प्लेटो के सिस्टम में भी इमोशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ही डिफाइन होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इमोशंस का जब इजहार होता है इंसानों के दरमियान, तो इंसान उन इमोशंस को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इमोशंस की जो इजहार है उसको एक खास हद तक ही वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं करते। जैसे अब आप लोग देखें कि मोहब्बत जो है वो अच्छी चीज़ है। दुनिया की कौन सा माशरा है जिसमें मोहब्बत जो है वो उसे बुरा समझा जाता है? लेकिन मोहब्बत जो है वो जज्बा रकाबत भी तो पैदा करती है ना। जज्बा रकाबत मोहब्बत की वजह से पैदा होता है। मतलब रकीब जो है वो कौन होते हैं? रकीब वही होते हैं ना जो किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उससे कोई और भी मोहब्बत करता है। अब एक एक इंसान से दो लोग मोहब्बत करें तो उनके दरमियान जज्बा रकाबत पैदा हो जाता है। ये जो जज्बा रकाबत पैदा हुआ है ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये तो बहस होती नहीं। जज्बा रकाबत तो पैदा हो जाएगा अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसी से कोई दूसरा इंसान भी मोहब्बत करता है, तो आप दोनों रकीब होंगे। हैं? तो ये जो दोनों रकीब हैं, ये दोनों रकीब, जैसे उर्दू शायरी के अंदर रकीब जो होते हैं अपना फटफट पजामा पहन के शराब की कुप्पियां चढ़ा रहे हैं और पान की गुलोरियां खा रहे हैं, इस तरह के तो नहीं होते ना। रकीब जो है वो तो मार देते हैं भाई एक दूसरे को। सिर्फ ये दिल्ली के जो शायर थे तो आवारा टाइप के, वो ये करते थे कि भाई रकीबों के ऊपर बैठ के उल्टी सीधी पोइट्री करते रहे। जो आम आदमी होगा, जो शायर नहीं हो, वो तो मार डालेगा उसको। आपको पता है अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा खवातीन पे जुल्म और कत्ल होता है वो उनके एक्स करते हैं। जो उनके एक्स हस्बैंड होते हैं या एक्स बॉयफ्रेंड्स होते हैं। तो वो जो औरत है, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था या एक्स हस्बैंड था, वो उससे मोहब्बत ही करता था ना, मोहब्बत करता होगा। अब वो किसी और के साथ रहना शुरू हो गई या किसी और से शादी कर ली, तो वो जज्बा रकाबत में मार देता है उसको। तो अगर एक इंसान का किसी के साथ रकाबत रखना, इसकी एक रैशनल कॉन्टेक्स्ट है। वो रैशनल कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसकी अना को चोट पड़ रही है, और इसकी एक लिमिट भी होगी कि अब वो उसके साथ खुशी खुशी नहीं मिलेगा, उससे दूर रहेगा, या वो आएगा तो उसको वो अवॉइड करेगा, क्योंकि ये। लेकिन अगर वर्ग वो उसको जान से ही मार दे, तो फिर इसका मतलब ये है कि द पर्सन हैज एक्सीडेड द लिमिट्स ऑफ द रीजन। तो ये याद रखो कि प्लेटो ये नहीं कहता कि यू शुड डिफाइन emotions through rationality. No, he's not saying this. He's saying that the contextuality of appropriate emotional expression will not be determined by emotion itself. It should be determined by the rationality. तो ये कह रहा है वो। और हमारे यहाँ सरमायादाराना निज़ाम में आपके जज्बात को जो उभारा जाता है और भड़काया जाता है और आपको ऑब्सेसिव कंज्यूमर बनाया जाता है, भूखा बनाया जाता है। यानी कि अभी आप देख लो कि अब रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में अल्लाह ताला क्या कहता है? रमज़ान में अल्लाह ताला ये कहता है भाई आपने कम खाना है। रमज़ान का मकसद ये होता है कि आप पहले 3 वक्त खाना खा रहे थे, अब आप 2 वक्त खाना खाओगे, और 2 वक्त खाने के बीच में आप तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे ना खाओगे ना पियोगे। तो अल्लाह ताला तो आपसे आपके लिए ये कह रहा है कि भाई आपने कम खाना है। लेकिन जैसे ही रमजान शुरू होता है आप देखोगे 2 काम शुरू हो जाएंगे। एक ये कि मजहबी जो सतह के ऊपर ऐसे चैनल्स खुल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि आप हमें देखते रहो बैठ के।
इबादत नहीं करो, हमें देखते रहो बस। उसके अंदर मुख्तलिफ भांत भांत के लोग, रंग बिरंगी टोपियां पहने हुए, रंग 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 के कपड़े, रंग जर बर्फ अपनी शेरवानियां और अ, कपड़े और पता नहीं क्या, और वो टें 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 टें। भाई आपको ये कहना चाहिए, भाई आप लोग रमजान आ गए, जाके इबादत करो, हमारी बकवास क्यों सुन रहे हो? लेकिन वो बैठे होते हैं, खुद भी साले इबादत नहीं कर रहे, खुद भी बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक टीवी पे बैठे हुए हैं और टेंटें किए जा रहे हैं, और कह रहे हैं मेरी टेंटें सुनना इबादत है। अबे तेरी टेंटें अगर पूरा रमजान वो सुनता रहेगा तो इबादत कब करेगा वो? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। एक जागने वाली रात को एक आदमी रजब बर कपड़े पहन के टीवी पे आ गया और पूरी रात टेंटें किए जा रहा है। तो वो जो बंदा है वो इबादत करे या उसकी टेंटें सुने? तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके रमजान के अंदर कम खाना खाना ये रैशनल है, और ज्यादा खाना इरैशनल है। लेकिन सारे प्रोग्राम्स जो आएंगे वो या तो टैटै कर रहा होगा एक आदमी कि भाई मेरी बात सुनते रहो, इबादत वगैरह नहीं। भाई सबको बोलना चाहिए भाई टीवी हम बंद कर रहे हैं, आप लोग सब जाके इबादत करो। और ये खाने के प्रोग्राम, हर कोई खाने के अबे 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तुम जो है चिकन ये और पकोड़ा ये और ये खाना और ये खाना और ये चीज खाना और ये खाना, सारी इंपोर्टेड चीजें निकाल निकाल के दिखा रहे हो, तो उसके नतीजे में क्या चीज भड़केगी? इंसान की जो जो स्पिरिचुअल साइड है वो भड़केगी या एपेटाइट भड़केगी? तो बुनियादी तौर पर चूंकि लोग भूखे होते हैं लिहाजा वो खाने के प्रोग्राम देखते रहते हैं पूरा दिन बैठे हुए। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर सिस्टम के अंदर कैचेस होते हैं, और वो कैच करते हैं आपकी साइट, आपकी इमोशनल साइड को या आपकी इंस्टिंक्चुअल साइड। रैशनल साइड को काबू करना मुश्किल होता है। तो प्लेटो ये कहेगा कि भाई सबसे ताकतवर जो होगा ना, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी, वो उसके पास होगी जो सबसे ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट हो अपनी इंस्टिंक्ट्स और इमोशनल कैचेस से। लेकिन ये सवाल कि इमोशंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उसकी रीजन से, ये सही बात है, इमोशन इंडिपेंडेंट ही होते हैं, लेकिन उसका जो इजहार होता है उसकी उसकी कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं, सरकम फ्रेंस है उसका एक, उस सरकम फ्रेंस से वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी अभी कोई और बात पूछनी है आप लोगों को, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में करें? 1 बज गया, ठीक है। हाँ 1 बजे, कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ सर सकते हैं। सर एक छोटा सा सवाल है कि जो मुझे समझ में आई है हम्म। वो ये कि आपकी जो इमोशंस हैं उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उसकी एक कॉन्टेक्चुअल फिटिंग होनी चाहिए। अगर वो कॉन्टेक्स्ट के साथ फिट नहीं हो रहे, वो कॉन्टेक्चुअल फिटिंग जो है वो आपकी रैशनैलिटी जो है वो डिटरमाइन करती है। बट ये भी तो पॉसिबल है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो गलत हो, और फिर उस केस में क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट को जो फ्रेम करेगा प्लेटो के सिस्टम में, वो फिलोसोफर किंग करेगा। फिलोसोफर किंग को ये हक होगा कि वो डिटरमिन करे रैशनल लिमिट्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, रैशनल लिमिट्स ऑफ इंस्टिंक्चुअल एक्सप्रेशन। ये फिलोसोफर किंग का काम है। यानी कि ये जाहिर है कि आम लोग थोड़ी करेंगे ये काम, ये काम करेगा फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग ये बताएगा कि भाई इस बात पर आप कितना रोना चाहिए आपको, और कितना नहीं रोना चाहिए, कितना हंसना चाहिए और कितना नहीं हंसना चाहिए। अब हर चीज के बारे में तो वो ये नहीं करेगा कि हर चीज में वो कूद जाए, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो प्लेटो के सिस्टम में ट्रेडिशनलिज्म नहीं है कि एक ट्रेडिशनली कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन है, एक ट्रेडिशनली लिमिट्स डिटरमिन है, ट्रेडिशनली इमोशनल एक्सप्रेशन की डायनामिक्स तय है। वो तो रिविजिट करेगा रैशनली, और फिर उनको रिविजिट करेगा, एक्सप्लेन करेगा। और हो सकता है कि बाज इमोशनल एक्सप्रेशंस को वो जायज ही ना समझे, और हो सकता है कि वो उनको जायज समझे और कहे कि हाँ ठीक है इसका इजहार होने दो, और हो सकता है कि बास को वो मना कर दे। जी तैयब।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी सेशंस और क्लासेस हो रही हैं, इसमें अगर कोई रिटर्न मटेरियल भी आप रिकमेंड कर दें, सजेस्ट कर दें या भिजवा दें, तो मेरे ख्याल में वो ज़रा ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा, ताकि हम उसको एक दफ़ा रीड आउट भी कर लें, पहले ठीक कर है, लें या बाद में भेज दें। ठीक है, मैं ये भिजवा दूंगा ठीक। आपको। जी, ठीक है सर। ठीक। मैं रशीद के पास ईमेल कर दूंगा, वो आप सबको दे देगा। जी, जी अब्दुल सत्तार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन था कि सर कोई मीज़ान होगा, कोई बैलेंस ये सारे प्लेटों के सिस्टम में, ये कि किस तवाज़ुन किस चीज़ को कितने हद तक ले जाना कुछ। जी, ये तय करेगा फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग ही ये तय करेगा, और वो जाहिर है वो प्लेटो ही है ना, प्लेटो ही बताएगा कि भाई इस तरह होना चाहिए। यानी कि प्लेटो के सिस्टम में जो माशरा होगा उसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। इसका मतलब है कि प्लेटो की नज़र में सब इंसान बराबर नहीं है। तो कोई बोलेगा भाई तमाम इंसान बराबर है। तमाम इंसान प्लेटो कहता है बराबर नहीं होते भाई। एक इंसान रैशनल है ही नहीं, अब आप उससे ये एक्सपेक्ट करो कि आप रैशनली बिहेव करो, तो वो नहीं बिहेव करेगा रैशनली, क्योंकि वो है ही नहीं, वो आयरन सोल लेके पैदा हुआ है। तो उसको उससे वो तकाजा करना, उस पर भी जुल्म है और सिस्टम पे भी जुल्म है। तो फिर प्लेटो ने ये बताने की कोशिश की है अपनी थियरी में। जी, जी अब्दुल सलाम। जी सर, समझने की जी बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो ये प्लेटो ही बताएगा सिस्टम में, तो उसमें सर कोई मतलब इसमें कोई ऐसा मीज़ान या फिर ऐसा कोई बैलेंस वो वही बताएगा। जी, वही बताएगा। और प्लेटो के बाद जाहिर है कि जो फलसफी होते हैं ना, वो कहते तो यही है कि सबको बोलने की इजाजत है, लेकिन वो किसी और को बोलने की नहीं देते। मतलब अर्ज टू डोमिनेट, मतलब वो अपना सारा कंट्रोल रखते हैं हर चीज पे, उनका नहीं, मतलब। कंट्रोल नहीं रखते, बस वो ये कहते हैं कि भाई मैंने इतना रिफ्लेक्ट किया, आपने किया इतना रिफ्लेक्ट, ना आपकी सलाहियत है ना आपकी समझ में आया, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। आपकी मर्जी है, समझना चाहो समझो, नहीं समझना चाहते नहीं समझो। तो जिस तरह से एक एक बॉडी बिल्डर होता है, तो बॉडी बिल्डर जो है वो साल साल तक जो है जिम के अंदर वक्त लगाता है, तो एक एक मसल के ऊपर वो काम करता है, फिर उसकी बॉडी बनती है ना, उस तरह मस्कुलर। दूसरा आदमी तो उसने तो नहीं किया वो, तो ना वो उतना वेट उठा सकता है, उठाने की कोशिश करेगा उसके मसल्स डैमेज हो जाएंगे। तो इसी तरह फलसफी भी एक रिफ्लेक्शन में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, फिर वो अपने सोल्यूशन आपके सामने पेश करते हैं। आपकी मर्जी है उसको, आप जाहिर है कि दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया, और लेकिन ये कि अगर आप दुनिया में स्टेट्स को देखें, तो उसके अंदर ये तीन तरह के ही लोग होते हैं एक्चुअली। कुछ लोग जो है वो खाने कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, कुछ लोग जो है वो पावर कॉरिडोर्स को काबू कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो पॉलिसी मेकिंग को काबू कर लेते हैं। यही तीन तरह के लोग होते हैं। अब ये कि रूलर्स जो है वो नहीं बन पाते। अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना भाई, तालीम की कमी की वजह से पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है वो सही तरह से मैनेज नहीं कर पाती, और चूंकि जो पार्टीज के लोग होते हैं वो उन लोगों को भी टिकट दे देते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, और वो फिर पॉलिसी मेकिंग सही नहीं करते। नहीं तो अमेरिका में तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो अमेरिका में फिर डोनाल्ड ट्रम्प कैसा कैसे जीत गया भाई? तो हमारे यहाँ जिन लोगों ने ला इलाहा इल्ला जमहूरियत का कलमा पढ़ा हुआ है, वो लोग जो है वो ये समझते हैं कि चूंकि जमहूरियत का तसलसल पाकिस्तान में नहीं रहा, इसलिए अच्छे हुक्मरान नहीं आ रहे। तो बिल्कुल झूठ और गलत बात है। जमहूरियत का तसलसल अमेरिका में रहा है, तो वहां पे ऐसा बंदा कैसे आ गया? और हिंदुस्तान में जो जमहूरियत का तसलसल रहा, तो वहां पे मोदी जैसा आदमी क्यों आ गया? और पूरे अभी जो यूरोप है उसके अंदर ऐसे लोग क्यों इलेक्ट हो रहे हैं? ऋषि सोनिक जैसा आदमी जो है वो जीत गया इलेक्शन। तो बताने का मतलब ये है कि जो सिस्टम्स हैं उन उनमें बहरहाल जो डिविजन्स होती हैं, और ये कहना कि जमहूरियत में सब लोग बराबर, बिल्कुल झूठ और गलत बात है। ना ये स्टेटिस्टिकली ठीक है, ना ये हिस्टोरिकली ठीक है, ना ये इंस्टीट्यूशनली ठीक है।
और थियरी के अंदर आप लोगों को चवल मारते रहो, ये बोलते रहो और बकवासबाजी करते रहो, फिर आप उसको रिलीजियसली जस्टिफाई भी करते रहो कि ये असल जमहूरियत इस्लाम ने दी है, ये वो बिल्कुल इस्लाम ने नहीं दी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो निज़ाम है उसमें वॉरियर्स और रूलर्स जो हैं वो हैं, और इनकी सपोर्ट के लिए एक खास किस्म का अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होता है, और वो एजुकेशन स्ट्रक्चर जिस किस्म के लोगों को अपने फिल्टर से गुजारता है वो जाके पावर में बैठ जाते हैं, वही फौज में भी चले जाते हैं, वही जो है रूलर्स भी बन जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी तरबियत और तालीम का इंतज़ाम जो है वो बरतानिया ने उठाया हुआ है। वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से डिग्री दे दे के उनको भेज देते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं उनको, मुझे तो नहीं समझ आता कि कैसे ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ा है और कैम्ब्रिज में कैसे पढ़ा है। एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर जो रिजेक्शन लेवल जो है वो 98% और 99% है, उसमें मलाला यूसुफजई को भी एडमिशन मिल जाता है और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को लेगेसी सीट्स पे भी एडमिशन मिल जाता है, फिर वो लोग वहाँ से पढ़ के निकल भी जाते हैं। अबे हम जैसे हो तो साले फेल ही होते रहे वहाँ पर। तो समझ नहीं आता मुझे, तो जाहिर है कि, और जो समझ में आता है वो जाहिर है बोला नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये तो एजुकेशन सिस्टम ही बना बना के आपको बेचता है ना कि भाई कौन आपके ऊपर हुकूमत करेगा। तो ऐसी कोई गलत बात तो प्लेटो ने नहीं की, बस सिर्फ ये है कि प्लेटो के अंदर ज़ात का जो फ़र्क है वो माबातो तबियाती बुनियादों पर वज़ा करदा और तय करदा है। अदनान का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद बात खत्म करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये इमोशंस को जो रैशनैलिटी के साथ साथ रिलीजन और कल्चर का क्या रोल है कंट्रोल करने में? रिलीजन और जो कल्चर है वो इमोशंस को वो भी तो किसी हद तक रिलीजन को कोई जगह नहीं है प्लेटो के सिस्टम में। रिलीजन का क्या सवाल है भाई? वो कह रहा है कि इंसान खुद काबिल है अपने अहदाफ को तय करने में। रिलीजन का क्या सवाल है? रिलीजन की बात कहाँ से प्लेटो के सिस्टम में आई? वो तो कहेगा कि ये तो लेगेसी थी हमारे बहीमियत के दौर की, वो तो खत्म हो गई। प्लेटो के सिस्टम में फलसफा है, फलसफा तुम्हें गाइड करेगा, रिलीजन थोड़ी गाइड करेगा, फलसफा गाइड करेगा। मैंने तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को याद हो, जब सेमेस्टर शुरू, ये कोर्स शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के दो एस्पेक्ट हैं। मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस का एक एस्पेक्ट ये है जो रिलीजन से आता है, और एक मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस का एस्पेक्ट है जो सेक्युलर आता है। चूंकि हमें पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को पढ़ना है जो कि सेक्युलर ही है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस आम तौर पर पाकिस्तान में जो कि डॉन अखबार लिखते पढ़ते और सुनते हैं, उन लोगों ने ये फैलाई हुई है हवा, छोड़ी हुई है कि सिर्फ मजहबी लोग मेटाफिजिकल होते हैं। ये सही बात नहीं है, सेक्युलर लोग भी मेटाफिजिकल होते हैं। सेक्युलरिज्म की भी मेटाफिजिकल फाउंडेशंस होती हैं, उसका एक इजहार के तौर पे ये आपको पढ़ा। समझ में आ गई? जी जी, बेहतर सर, बेहतर। ठीक है, अभी यहीं पे रोक लेते हैं इसको, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।